Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company account. And in company account, we were studying about issue of debenture. तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ डिबेंचर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो स्टूडेंट उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर कि डिबेंचर्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिबेंचर्स को आप इन 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड है आपका रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड द थर्ड इज रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड द फोर्थ इज कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप्स में डिवाइड करोगे, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पार्ट में डिवाइड करोगे एंड कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, जब मैंने आपको डिबेंचर का मीनिंग बताया था तो वहाँ पे बताया था कि कुछ डिबेंचर्स आपके इस तरह इशू किए जाते हैं कि आप उनके बदले में कुछ एसेट एज अ सिक्योरिटी आप दोगे, और इन केस फ्यूचर में अगर कंपनी इन डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं कर पाती है, मतलब अगर आपने टाइम डिसाइड किया हुआ है कि इतने टाइम के बाद रीपेमेंट करनी है, तो उस टाइम पे अगर आपने टाइम डिसाइड नहीं कर रखा है तो फिर आपकी कंपनी जब आप उसको वाइंड अप कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं कर पाते हो तो जो इस तरह के डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी उन एसेट को सेल करके अपना अमाउंट ले लेते हैं। उनको किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका होता है सिक्योर्ड डिबेंचर एंड द सेकेंड इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर वो होते हैं जो आपकी एसेट से सिक्योर होंगे, ठीक है, और अनसिक्योर डिबेंचर जो एसेट से सिक्योर नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड आपका आता है इसमें रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिडम्पशन का क्या मतलब होता है कि आपको एक डिसाइडेड टाइम पीरियड के बाद इनकी रीपेमेंट करनी है, इनके प्रिंसिपल अमाउंट की। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने डिबेंचर्स के जब उसका मीनिंग पढ़ा था तब पढ़ा था कि ये डिसाइड होता है कि आप 4 साल बाद 5 साल बाद उनको रीपेमेंट करोगे, या फिर डिसाइड नहीं भी होता है, वो फिर आप कंपनी जब वाइंड अप होगी आप उस टाइम पे उसकी पेमेंट करोगे। तो इसके बेसिस पे भी हम डिबेंचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका होता है रिडीमेबल डिबेंचर एंड द सेकेंड इज इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर कौन से होते हैं, जिनको आपको रिडीम करना है आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एंड इररिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनको आपको किसी फिक्स पीरियड के बाद उनको रिडीम नहीं करना है, बट जब आप कंपनी को वाइंड अप करोगे तो वहाँ पे आपको इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है इसमें रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने टाइप्स में डिवाइड करोगे। तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि आप अपने जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके नाम से ही उस डिबेंचर को अपनी बुक्स में रजिस्टर करोगे या नहीं करोगे, मतलब प्रॉपर आप उसको रिकॉर्ड करोगे, प्रॉपर उसका जो इंटरेस्ट पे करोगे वो सारी चीज़ें लिखोगे, मतलब प्रॉपर आप अपने डिबेंचर्स की बुक मेंटेन करोगे, तो उसको रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। तो इसमें हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका होता है रजिस्टर्ड, दूसरा होता है बियरर। तो जो आपका रजिस्टर्ड है उसमें क्या करना है कि आप उनको रजिस्टर करोगे, आप उनके लिए बुक्स मेंटेन करोगे, बट बियरर में ऐसा नहीं करोगे, उसमें आप नॉर्मल अपने डिबेंचर इशू कर दोगे और जब टाइम आएगा उनकी पेमेंट कर दोगे। उसके लिए प्रॉपर आपको डिबेंचर होल्डर के नाम से कुछ भी बुक्स मेंटेन या कोई भी रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपका होता है कि कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, उस बेसिस पे आप अपने डिबेंचर्स को डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में, एक आपका कन्वर्टेबल और दूसरा आपका नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल में कि आप वो डिबेंचर जिनको आप चाहो तो इन फ्यूचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आपके कन्वर्टेबल में आ जाएंगे, और जिनको आप इन फ्यूचर नहीं कन्वर्ट कर सकते हो
तो वो आपके नॉन कन्वर्टेबल में आएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इनको पार्टली कन्वर्ट भी कर सकते हो, पार्टली इक्विटी हो जाएंगे, पार्टली आपके डिबेंचर रह जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड इसको पार्टली कन्वर्टेबल में भी आप डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा आपके प्रायोरिटी बेसिस पे भी हो सकते हैं कि जो फर्स्ट डिबेंचर है और सेकंड डिबेंचर है, फर्स्ट डिबेंचर वो कि जब आप रीपेड का टाइम आएगा तो पहले आप जो फर्स्ट डिबेंचर है उनको रीपे करोगे और जो सेकंड डिबेंचर है उनको बाद में रीपे करोगे, ठीक है। एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू आपका कूपन रेट के बेसिस पे भी हो सकता है। कूपन रेट मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है, इंटरेस्ट की परसेंटेज जो होती है वो आपके डिबेंचर के नाम के साथ लिखी जाती है, जैसे कि 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। तो इस परसेंटेज को बोला जाता है कूपन रेट, ठीक है। तो जिनके ऊपर स्पेसिफिक कूपन रेट है वो स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर हो गए। जिनके ऊपर आपका नहीं डिसाइड है कि भाई अगर आपको प्रॉफिट होंगे तो आप पे कर दोगे, अदरवाइज आप नहीं पे करोगे, तो वो आपका जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे टाइप्स थे डिबेंचर्स के। इसके बाद डिबेंचर्स को कैसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। तो जब हम शेयर कैपिटल हमने पढ़ा था तो शेयर कैपिटल में मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था कि सबसे फर्स्ट जो हेडिंग हमारी होती है वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर आपकी फर्स्ट हेडिंग थी शेयर कैपिटल, ठीक है। और शेयर कैपिटल का जितना भी कैलकुलेशन पार्ट था वो हम नोट्स टू अकाउंट में डालते थे। ऐसे ही आपको डिबेंचर्स का भी करना है। डिबेंचर्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, तो इसको आप नॉन करंट लायबिलिटी वाली मेन हेडिंग में डालोगे और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आप हेडिंग बनाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये उसके अंदर आएगा, ठीक है। और इसका जो कैलकुलेशन पार्ट होगा कि, या फिर कैलकुलेशन पार्ट तो इसमें नहीं होगा, इसमें आपका सीधा होगा कि इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि कितने डिबेंचर हैं, क्या परसेंट इंटरेस्ट है, कितने का एक डिबेंचर है, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी आपके नोट्स टू अकाउंट में इस तरीके से। जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ आपका है और आपने इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डाली है नीचे नोट्स टू अकाउंट में। 10,000 डिबेंचर्स हैं आपके, 9% डिबेंचर हैं और 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, ठीक है। 9% इसका क्या है, कूपन रेट, या फिर इसको इसकी इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 लाख हो गया और ये 10 लाख आप दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नाम से। अभी कई बार क्या होता है कि डिबेंचर्स आपके ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं आप इशू करते हो, वो आप कम टाइम पीरियड के लिए भी करते हो, आप अप्रोक्स 1 ईयर 2 ईयर के लिए, तो उसको आप लॉन्ग टर्म में काउंट नहीं करोगे, वो फिर आपका करंट लायबिलिटी में आ जाएगा और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम से आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी कि आपको इन डिबेंचर्स को एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट करना है या फिर नॉन करंट, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर आप उसको नॉन करंट ही मानोगे, ठीक है। अगर मेंशन कर रखा है तो आप उसको करंट लायबिलिटी में ट्रीट करोगे, मतलब सेम चीज़ करनी है। नॉन करंट की जगह यहाँ पे करंट लिख दोगे और लॉन्ग टर्म की जगह यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी और फिर ऐसे ही उसको डिटेल में लिखना है। तो अगर मेंशन कर रखा है कि भाई जो ये आपके डिबेंचर हैं ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, ये कम टाइम पीरियड के लिए ही हैं, या फिर आपका बता रखा है रीपेमेंट की डेट, जैसे सपोज आपकी 1 ईयर की ही डेट है, आपका अकाउंटिंग ईयर चल रहा है अभी 2018 to 19 और आपको रीपे करना है इसको 19 के स्टार्टिंग में, ठीक है, सॉरी 19 के एंड में, या फिर आपके 19 to 20 वाला जो ईयर आएगा उस ईयर में, तो वो तो 1 ईयर की लायबिलिटी हो गई, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही आ गई ये वाली जो लायबिलिटी है वो, ठीक है। तो उसको आप फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ट्रीट करोगे। तो दो चीज़ें हैं, या तो आपको डेट मेंशन की गई हो या फिर आपको प्रॉपर उसने बोल दिया हो कि करंट लायबिलिटी में ट्रीट करना है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर आप उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही काउंट करोगे, ठीक है। डिबेंचर्स आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही आते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था आज का, आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और बैलेंस शीट में कैसे डिबेंचर्स को ट्रीट करना है हमने उसके बारे में स्टडी किया। आई होप ये सब आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिबेंचर्स को कैसे कैसे इशू किया जा सकता है उसके बारे में स्टडी करेंगे।